ओए देखिए भैया, ओए लास्ट क्लास में बाइंडिंग एनर्जी क्या आई थी, लिखवाने ना। बाइंडिंग एनर्जी स्टार्ट करनी थी ना, लिखिए भैया। देखिए जल्दी से बेटा, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट क्लास कराया था ना मैंने, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन हो गया था, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सबसे पहले लिखिए बाइंडिंग एनर्जी, लिखिए। हाँ क्या समझा दिया था मैंने तो मैंने कहा था लिख लेना, याद है? भूल गई, लिखा ही नहीं होगा ना कुछ। लिखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, हाँ द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी, भाई प्लीज प्लीज, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस, the energy required to break up a nucleus into its constituent protons, and neutrons, and to separate them to a such a large distance, and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other, that they may not interact with each other। कह रहा भैया बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की वो एनर्जी होती है जिसको देने पर न्यूक्लियस क्या होती है भैया, टूट जाती है, और वो इतनी दूर दूर हो जाते हैं कि एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते, न्यूक्लियर फोर्स वहां पर नहीं लगता। समझ गए भैया बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है भैया। देखिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज, हाँ इसी अगले लाइन लिखिए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड, it is the product of mass defect and square of the speed of light, and square of the speed of light, and square of the speed of light, and square of the speed of light. It is the product of mass defect and product of the square of the speed light, ठीक है। अब देखिए लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इसी में ही है, सब टॉपिक है, एक्सप्रेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो देखिए भैया कुछ नहीं है, तो वी नो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। एम क्या है, डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट है। अच्छा तो हेयर डेल्टा एम क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भैया पहले आपको क्या करना है भैया, मास ऑफ टोटल प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड कर दिया तो क्या आ गया, न्यूट्रॉन। मास ऑफ एक न्यूट्रॉन कितना है भैया, mn, क्या है ये, क्या हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियर, मतलब कि जो अलग जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उन पार्टिकल का कुल मास आ गया, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या आ गया, डेल्टा एम की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अभी इसको हमने क्या किया, थोड़ा और अरेंज किया, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका डेल्टा एम, नहीं वो करना यही है, वहां पर बताने के लिए समझाया था, बाकी करना यही है आपको, ठीक है। देखिए ये कर दिया हमने, ठीक है। अभी इसको हमने लिख दिया
वैसे आपकी एनर्जी इतनी हो चुकी है और ये मास डिफेक्ट आ चुका है, लेकिन आगे भी एनसीईआरटी में इसके आगे भी सॉल्व कर रखा है, मतलब पूरे एटम के मास को लिया गया। अब पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन भी आता है, तो इलेक्ट्रॉन को भी उसमें कंसिडर किया गया। तो ध्यान दीजिए भैया, हमने क्या किया, ZMP प्लस ZME जोड़ दिया और ZME घटा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे पता जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने उसी संख्या से जोड़ दिया, उसी संख्या से घटा दिया, है तो जीरो ही, है ना, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो A माइनस जेड MN माइनस M कैपिटल M, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो अभी हमने इसको क्या किया, यहां से इन दोनों को आपस में कॉमन ले लिया, ठीक है। डेल्टा M इक्वल्स टू में Z कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, Z कॉमन आ गया तो क्या, MP प्लस ME, यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और हमने क्या किया भैया, ठीक है, इसको पीछे लिख दिया, माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस A माइनस Z और MN, और इसको क्या किया, यहां पे लगा दिया माइनस, इसके साथ, इस वाले को ना इसके साथ लगा दिया यहां पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, MN माइनस ZME, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये क्या हुआ, प्रोटॉन का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास क्या बन गया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, H11 का मास बन गया, बन गया नहीं बन गया। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को किसके पास, केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, H11 के पास होते हैं ना। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा M इक्वल्स टू में, ठीक है, Z मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, MH लिख दिया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। और इसको लिख दिया A माइनस Z MN, ठीक है, न्यूट्रॉन। और इसको क्या लिख दिया भैया, माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। और न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, एटम का मास, क्या होता है, एटम का मास। तो क्या हो जाएगा भैया आपका, मास ऑफ एटम। तो ये हो गया भैया आपका मास डिफेक्ट का, वैसे फॉर्मूला ये भी है मास डिफेक्ट का, ठीक है। और ज्यादा आपको यही यूज करना है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में यहां तक इसको सॉल्व कर रखा मास डिफेक्ट को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए भैया, मास ऑफ एम ए क्या, मास ऑफ एटम है, एम ए क्या है, मास ऑफ एटम, ठीक है भैया। मास, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये क्या है भैया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है भैया। उसके बाद अपने को क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी, क्या निकालनी है, देन बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी भैया, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू में ये जो मास डिफेक्ट आ रहा है उसकी वैल्यू यहां पे लिखना और C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है भैया। फटाफट कॉपी कीजिए। ये है टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या है यार भाई, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। अब मैं एक और टर्म की बात करने आ रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर देखिए भैया आपको बोला जाएगा ये वाली बाइंडिंग एनर्जी निकालिए, तो इसका मतलब एटम के बनने पर, सॉरी न्यूक्लियस के बनने पर जो एनर्जी निकली थी वो इतनी थी, जो एनर्जी निकली थी वो इतनी थी। C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, जूल में आंसर आएगा, किस में आएगा, जूल में आएगा। और 1.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रो वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला भैया कि जो एनर्जी आपकी निकली थी वो ये थी, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगली टर्म की बात करने आ रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किसकी बात कर रहा हूं। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब है भैया कि जितने भी न्यूक्लियन है उन न्यूक्लियन का उन बाइंडिंग एनर्जी में क्या योगदान है, कितनी एनर्जी उस न्यूक्लियन, एक सिंगल न्यूक्लियन की वजह से कितनी एनर्जी निकली है। देखिए भैया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते गधे कहीं के सुअर है, जब देखूंगा हमेशा गलती रहेगा इसका, तो आप लिख दो मेरा।
देखिए भैया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is the average energy, is the average energy, is the average energy required to extract, required to extract, required to extract one nucleon from the nucleus, one nucleon from the nucleus. कह रहा है ये वो एनर्जी है जिसको देने पर केवल एक न्यूक्लियन निकलता है, समझ गए? बाइंडिंग एनर्जी क्या थी कि उसको देने पर पूरे न्यूक्लियन बिखर जाते थे, ठीक है, लेकिन इसको देने पर केवल एक न्यूक्लियन निकलेगा, ठीक है भैया, मतलब ये एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी है, समझ गए? अब उसको देने पर पूरा एटम जो न्यूक्लियस थी वो बिखर जाता था, सबको मिल जाती थी अपनी एनर्जी, सबको एनर्जी दी और वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही सबका मास पूरा हुआ वैसे सारे न्यूक्लियन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, आप उतनी एनर्जी दे रहे हो जिससे केवल एक न्यूक्लियन ही अपने मास को गेन कर पाए और वो अलग हो जाए। मास को गेन करने का मैं सोच रहा हूं ये वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये मास का लॉस हुआ था कब, जब न्यूक्लियस बन रही थी, और जब हम एनर्जी देंगे तो मास को क्या करेगा, गेन कर लेगा और अलग हो जाएगा। इसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। और ये क्या होता है भैया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल्स टू में ए सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए। ए क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ये क्या है, अगर मैं बोलूं एक न्यूक्लियस के अंदर 10 न्यूक्लियन है, क्या है, और पूरी न्यूक्लियस की एनर्जी कितनी है 100 जूल, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 10 जूल पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन को हमें 10 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो वहां से न्यूक्लियस से निकलेगा, ठीक है। लिखिए, इसी को लिखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नोट मिल गया, नोट मिल गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी ज्यादा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है भैया, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है भैया, देखिए एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं नशेड़ा बंद कर दे इसको, मैच देख रही है बता लड़कियों के, वो भी डेड मैच देख रही है जिसमें कोई मतलब ही नहीं है। कम से कम 500 रन मारते तो मजा आता देखने में। देखिए भाई प्लीज देखिए, ध्यान दीजिए,
मैंने बोला भैया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्वेश्चन आया था। ठीक है भैया, कह रहा है भैया कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक एक्स न्यूक्लियस के इसके अंदर न्यूक्लियन की संख्या क्या है भैया, 40 है। सॉरी, एक्स एलिमेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियन क्या है भैया आपके, नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है भैया आपके 35। ठीक है भैया, और एटॉमिक नंबर इसका क्या था, ऐसे कुछ था, मान लीजिए कुछ भी था, 40 ले लो इसको, ठीक है, और इसका था 20, एटॉमिक नंबर क्या था इसका 20, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है भैया, इसकी थी आपकी 400 जूल, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 400 जूल। ठीक है, अब एक एलिमेंट है वाई, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियन की संख्या क्या है भैया, 2, क्या है 2, ये 4 है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी तो दे रखी है, वो क्या है भैया आपकी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी रखी है 20 दे रखी है, 20 जूल। बताइए विच वन इज मोर स्टेबल, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो भैया जाहिर सी बात है, मैंने बोला बाइंडिंग कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ऊपर वाला ज्यादा, चुप, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का देखने के लिए हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियन की संख्या कितनी है 2, और बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 20, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अरे यार हाँ यार उसको भी तो आएगा, बराबर ही आएगा ना। चलो थोड़ा इसको और अच्छा करते हैं, इसको 50 कर दो, ठीक है, खुश, 50 कर दो, 50, हाँ ठीक है, समझ गया, अब ये ज्यादा स्टेबल होगा, अभी ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब अरे हाँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो आपके 4 है ना, इसको थोड़ा और अच्छा करो, इसको 150 कर दो, ठीक है। अब समझ गए ना भैया, अरे क्वेश्चन का मतलब समझ गए मैं क्या पूछने जा रहा हूँ, कि विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप डिवाइड करो क्या, ये बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्स, क्या भैया, लेस देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाई, तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ज्यादा होती है, तो मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, और ये क्या भैया लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। समझ गए भैया, ये न्यूक्लियस जल्दी टूटेगी, इसको तोड़ने में ज्यादा नहीं, समझ गए भैया, कॉपी करो, टॉप पे लिख देना विच वन इज मोर स्टेबल, एक्स और वाई। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल in mega electrovolt, in mega electrovolt, mega electrovolt, given mass of proton mp, given mass of proton 1.007825 AMU, AMU हंस दो थोड़ी देर यार, हंस दो, ठीक है, AMU, गिल्टी फील करेगा वरना बेचारा, लिखिए, नर्वस आ गया क्या, लिखिए, कोमा मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00 8665 comma mass of helium nucleus, mass of helium nucleus 4.00 4.002800 4.002800 AMU, AMU नीचे लिखो, and 1 AMU equals to में, and 1 AMU equals to में 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट,
हाँ, आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, अरे कभी कभार कर देता हूँ, छोटी दिखती है तो। देखिए तो क्या है फॉर्मूला मास डिफेक्ट का, मैंने बोला सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फॉर्मूला है, डेल्टा एम इक्वल्स टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यही यूज करना आपको। वो तो मैंने बोला बेकार है, वो बस एक्सप्रेशन है। अब देखिए भैया, हीलियम की बात कर रहा है, तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, कितने होते हैं? तो देखिए भैया 2 गुणे में मास ऑफ प्रोटॉन कितना रखा है? 1.007825 है ना, पूरा रखना भैया। कहीं आप सोचे चला के दिखाओ 8 को राउंडिंग ऑफ करके 6 कर दूं, 7 कर दूं, खत्म, फिर गए, ठीक है, टाटा बाय बाय। और आपको बताओ चाहिए हीलियम का मास नंबर क्या होता है भैया? 4 होता है, तो न्यूट्रॉन किस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा भैया? आपका 2 ही होगा। ये 1.007500 है ना, 86 था, 65 ये था ना। चलो ये हो गया प्रोटॉन का, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस रखा आपको हीलियम का कितना रखा? 4.2800। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा डेल्टा एम, क्या आएगा? और ये आएगा एएमयू में, क्या आएगा? इसमें आ रहा है एएमयू में, प्लस माइनस तो करना आता है ना, 2 गुणे में 10, 2 गुणे में 10, इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, ठीक है। ये आ गया एएमयू में मास, क्या आ गया? जब आपको एएमयू में मास मिले, किलोग्राम में मिलेगा तो दिक्कत होगी, एएमयू में मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। पता क्या करना है आपको? बाइंडिंग, ये आ गया मास, डेल्टा एम आ गया, क्या आ गया? तो हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है? बाइंडिंग एनर्जी। तो भैया ये ध्यान रखना कि अगर मास आपका एएमयू में आ गया है तो उसमें सीधा 931 की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, क्या आ गया? आंसर आ गया। कर लोगे ये तो? देखिए ये तो आया एएमयू में मास, है ना, एएमयू में जो भी मास आए, जो भी इसका रिजल्ट आया वो यहां रखना आपको, 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट हो गया। समझ गया? कुछ था इसमें, खत्म हो गया। सी स्क्वायर से क्यों कर रहा है, छोड़ना, खत्म। हाँ अब तो बाइंडिंग एनर्जी तो निकाली है। अब लीचर्ड, एक एएमयू में 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी होती है, तो इतना वो एनर्जी एक्चुअल में एक एमयू बराबर में 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो आपको जितना एमयू में आ जाएगा 931 से मल्टीप्लाई कर, आंसर आ गया। एक यूनिट एमयू में उतनी एनर्जी है, तो कितना भी एनर्जी दे, कितना भी एमयू देखा हो उसमें एनर्जी तो निकाल सकते हैं ना। बार बार सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ये सब बेकार है। इसका बेटा आंसर आ रहा है आपका आप सुन लो, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 28.097 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया। कुछ नहीं, अगला क्वेश्चन लिखिए भैया, एक और 28 और तक पहुंच गई भाई, तो देखिए 28.097 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट लिखिए भैया। इनने भी तो इससे किया है, तू क्या सोच रहा है? ऑब्वियस कर रही थी, गलत है ये भाई, ये बोर्ड मास नहीं, इसका फोन बोर्ड मास नहीं सॉल्व कर रहा। देखिए एक्सप्रेस 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये रहने दो, ये बेकार है क्वेश्चन। अगले लिखिए, जो प्रीवियस में रखा वो करा रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब देखिए क्या बोल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। हमने अभी क्या निकाली? बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलेगा तो इसका मतलब उसमें जो भी बाइंडिंग एनर्जी है उसे डिवाइड करना है किससे? ए से। देखिए भैया, कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कैल्शियम 2040, कैल्शियम 2040 जानते हो ना कैसे लिखते हैं? 20 नीचे 40 ऊपर। गिवन मास ऑफ कैल्शियम 2040, मास ऑफ कैल्शियम 2040
अगर मास, ये तो निकालनी है इसकी, मास लिख, मास ऑफ कैल्शियम 2040 39.9625 89 39.9625 89 AMU 39.9625 89 हो गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मर जा, 39.9625 89 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 1.008665 AMU 1.008665 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 AMU। जल्दी करो बेटा, 1.007825 क्या? करो भाई करो, क्या कर रहे हैं इसमें? मास डिफेक्ट निकालने के लिए ये हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20, और ये क्या होगा, कितना आया था 36 दर का 39.962589 ये AMU में आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको A से भी डिवाइड करना है इस बारी, तो क्या है, क्या है 40 है, समझ गए। और ये क्वेश्चन पक्का आता है, ध्यान रखना, कुछ है इसमें, कैलकुलेशन है बस, प्लस माइनस सबको आता है। ऐसे इससे भी हार्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब आसानी लेंगे, प्लस माइनस। दिक्कत कहाँ पे होगी, कैलकुलेशन। ये तो वो बच्चा भी करता है जिसको कुछ नहीं आता। हाँ प्रशांत, हाँ नहीं प्रशांत तो बहुत कुछ आता है। प्रशांत तो 10 की गिनती है, 5 + 4 करता हूँ तो 5 4 5 5 + 4 9 5 + 4 10 बोलता है। शाबाश, सही बोल रहा है एकदम। ओ कितना स्टड है यार, बेइज्जती कर दी ने तो मेरी, माय गॉड। ठीक है भाई, जल्दी करो। ओके भाई, ऑनलाइन वाले कॉपी कर लिया, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।